नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जीएस एकेडमी जोन के इस क्लास में। और इस क्लास में हम लोग एनसीईआरटी के क्लास 6 से 10 तक की जो साइंस है उस साइंस को हम लोग वन लाइनर की फॉर्म में पढ़ रहे हैं। इसके पहले 4 क्लासेस हो चुकी हैं और आज 5वां क्लास हो रहा है। और इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि मैंने पहले भी बता दिया था कि जैसे जैसे क्लास का लेवल आगे बढ़ेगा तो आपकी जो ये लेवल है ये भी आगे बढ़ता चला जाएगा। तो आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th के साइंस को वन लाइनर के फॉर्म में पढ़ेंगे और यह क्लास खासकर बीपीएससी टीआरई 4 और रेलवे के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और बात बता दूं कि जो लोग बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं वे लोग हमारे यहाँ से कम्बो पैक या एनसीईआरटी को नोट्स को कम कीमत पर बाई कर सकते हैं, जो बीपीएससी टीआरई 4 को क्रैक कराने की क्षमता रखता है। इतनी बात ध्यान रखिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उसे ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। वहाँ पर कुछ नोट्स आते रहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और आज जो है हम लोग क्लास को पढ़ेंगे 400 जो है 4 पॉइंट्स, क्योंकि 4 से 3 403 पॉइंट तक कंप्लीट हो चुका था चौथी क्लास में और आज ये 5वीं क्लास है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को गर्म करने पर यह हरे रंग के फेरिक ऑक्साइड में ये चेंज हो जाएगा। यानी जब हम फेरस सल्फेट को उसके क्रिस्टल को जब हम लोग गर्म करेंगे तब किस में चेंज होगा, तो ये फेरिक ऑक्साइड में बदल जाएगा। नेक्स्ट है लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर यह नाइट्रोजन ऑक्साइड का भूरे रंग का धुआं मुक्त करता है। ठीक है, और कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त के वहन क्षमता को कम कर देता है। अब देखिए गाड़ियों से जो धुआं निकलता है तो धुआं निकलने के कारण क्या होता है कि धुआं जब जो है कंप्लीट कंबर्सन उसका नहीं हुआ रहता है तो इसके कारण क्या होता है कि उस धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड इतना खतरनाक होता है कि ये हमारे फेफड़े तक जब पहुंचता है तो रक्त में आरबीसी से ये जुड़ जाता है और रक्त के जो आरबीसी होती है जो ऑक्सीजन का वहन करता है तो उसकी ऑक्सीजन की वहन क्षमता को कम कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट है सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर नाइट्रेट धूसर रंग का हो जाता है। यानी जब सूर्य का प्रकाश निकलता है तो श्वेत रंग का जो सूर्य का प्रकाश है उसमें सिल्वर नाइट्रेट अगर रखा जाए तो वह धूसर रंग का हो जाता है। नेक्स्ट है प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर नाइट्रेट सिल्वर और क्लोरीन में विघटित हो जाता है, मतलब कि टूट जाता है। और नेक्स्ट है एजेसियल, यानी आपका ये जो कह सकते हैं कि सिल्वर और क्लोरीन है तथा सिल्वर और ब्रोमीन है, इसका उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफ में यानी ब्लैक वाइट जो फोटोग्राफ बनता है उसमें प्रयोग किया जाता है दोनों का। ठीक है, और इसमें मुख्य रूप से AgBr यानी आपका सिल्वर और ब्रोमीन होता है। नेक्स्ट देखा जाए तो गति प्लस द्रव्यमान का अध्ययन जो है ये काइनेटिक्स कहलाता है। जब हम लोग गति और द्रव्यमान का अध्ययन साथ साथ करते हैं तो इसे काइनेटिक्स कहते हैं। आयनों का आदान प्रदान द्विविस्थापन अभिक्रिया में होता है। किस अभिक्रिया में होता है आयनों का आदान प्रदान? तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में होता है। नेक्स्ट है कॉपर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराकर काला रंग का कॉपर ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है। यानी जब हम लोग कॉपर को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तब जाकर हमें काले रंग का कॉपर ऑक्साइड प्राप्त होता है। नेक्स्ट है पुनः कॉपर ऑक्साइड पर हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित करने पर यह काली परत भूरे रंग में बदल जाती है। यानी जब आपको कॉपर ऑक्साइड मिल गया तो फिर उस कॉपर ऑक्साइड पर जब आप हाइड्रोजन गैस को छोड़ेंगे तब जाके फिर से वह कॉपर ऑक्साइड जो है ये काली परत भूरे रंग में बदल जाएगी और इसी को जो है प्रत्यावर्ती अभिक्रिया कहा जाता है, क्योंकि ये चेंज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है कॉपर ऑक्साइड को जब हाइड्रोजन गैस के साथ अभिक्रिया कराया गया है तो कॉपर बन रहा है और इसके साथ साथ जल का निर्माण हो रहा है और इसी को रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट है जंग लगने के लिए जल और ऑक्सीजन दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है। यह लालिमा युक्त भूरे रंग का पदार्थ होता है। अब देखिए जंग लगने के लिए आपको जल तो चाहिए ही, इसके साथ साथ जो है ऑक्सीजन भी चाहिए। कभी कभी जल न देकर नमी दिया रहता है, नमी और ऑक्सीजन, तो जब ये दोनों साथ में मिलते हैं तब जाके जो है लोहे पर जंग लगता है और उस पर लाल रंग का जो है या भूरे रंग का निक्षेप चढ़ जाता है। और जब ये लाल या भूरे रंग का निक्षेप चढ़ता है तब शुरू में लोहे का जो है वजन वो बढ़ता है, बाद में उसकी जो है भार है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट है
डब्बा बंद खाद्य पदार्थों में नाइट्रोजन गैस पैक किया जाता है, जैसे कि चिप्स वगैरह हो गए, तो उसमें से ऑक्सीजन निकाल दी जाती है और वहाँ पे नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है ताकि उसमें से जो है किसी प्रकार की गंध न आए। नेक्स्ट, अवक्षेपण अभिक्रिया में अविलय लवण प्राप्त हो जाता है। अवक्षेपण अभिक्रिया में क्या प्राप्त होता है? तो अविलय लवण प्राप्त होता है। और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर ब्लोराइड नहीं बल्कि सिल्वर क्लोराइड के स्लेटी जो है सिल्वर क्लोराइड के अपघटन पर सिल्वर बनने से होता है। यानी कहने का मतलब है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड के स्लेटी यानी सिल्वर क्लोराइड के अपघटन पर सिल्वर बनने से होता है। नेक्स्ट है, लेड नाइट्रेट के स्थान पर लेड एसीटेट का उपयोग किया जाता है। लेड नाइट्रेट के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता है? तो लेड एसीटेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, डीकन विधि से क्लोरीन का निर्माण किया जाता है। डीकन विधि से किसका निर्माण होता है? तो क्लोरीन का निर्माण होता है। और नेक्स्ट है, हाइड्रोजिया, पिटूनिया एवं जिरानियम जैसे कई फूलों की पंखुड़ियाँ भी अम्ल क्षार सूचक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये कुछ आपके एग्जाम्पल दिया गया है, हाइड्रोजिया, पिटूनिया और जिरानियम, ये जो है क्या है? अम्ल क्षार के सूचक हैं। इसके अलावा आप जो है गुड़हल के फूल, हल्दी, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, वेनिला, प्याज और लौंग के तेल का उपयोग गंधकीय सूचक के रूप में किया जाता है। मतलब कि ये जो है वेनिला, प्याज या लौंग का तेल, इनसे जो है गंध निकलता है, तो इनका जो प्रयोग है ये गंधीय सूचक के रूप में किया जाता है। और नेक्स्ट है, उड़ाने वाली नहीं बल्कि उड़ने वाली जो गिलहरी है यह पंचमढ़ी के जंगल में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? तो पंचमढ़ी के जंगल में उड़ने वाली जो है गिलहरी पाई जाती है, इसको आप ध्यान रखना। और नेक्स्ट है, CaCO3 जिसे कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, तो चूना पत्थर या खड़िया या संगमरमर ये होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, जब वर्षा जल का pH मान 5.5 से कम होता है तब वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। और अम्लीय वर्षा के लिए आपको नाइट्रोजन, इसका जो है कार्बन डाइऑक्साइड और जो है चीज़ें की ज़रूरत होती है। लेकिन ध्यान रखना, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि TRE में क्वेश्चन पूछा था कि निम्न से कौन जो है अम्ल वर्षा की कारक हैं, और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन दिया था, लोगों ने उसको गलती कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान रखिएगा कि शुक्र का जो वायुमंडल है उसमें H2SO4 के मोटे श्वेत और पीले बादलों से बना हुआ है। शुक्र का जो वायुमंडल किससे बना हुआ है? तो H2SO4 से बना हुआ है। इसके मोटे और श्वेत बादल पाए जाते हैं वहाँ पे। नेटल के पौधे के कांटे में फार्मिक अम्ल पाया जाता है, और जब कभी भी आपके नेटल के पौधे का कांटा चुभता है तो इसके इलाज के लिए डांक पौधे के पत्ती को रगड़ा जाता है। और ये दोनों पौधे जंगल में आसपास नहीं पाई जाती है। जहाँ कहीं भी नेटल का पौधा आपको चुभता है तो समझिए कि उसके आसपास कहीं ना कहीं डांक का पौधा भी देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है, Na2CO3 का उपयोग जल की स्थायी और अस्थायी कठोरता दोनों को दूर करने में प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखा जाए तो दांत का इनेमल सबसे कठोर अंग है जो क्षारीय प्रकृति का होता है। यानी दांत जो है, जो चमकता है दांत के ऊपरी भाग, यह इनेमल का बना हुआ है, और ये किस प्रवृत्ति का होता है? तो क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। सोना सबसे अधिक उपयोग में आने वाला तन्य और आघातवर्धनता तो होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि सोना में तन्यता इतनी ज़्यादा है कि जो है इसमें एकदम पतला से पतला हम लोग उसकी जो है प्लेट बना सकते हैं, यानी चादर बना सकते हैं, और इसमें आघातवर्धनता भी ज़्यादा है, यानी इसकी ज़्यादा पीट कर हम लोग पतला कर सकते हैं। नेक्स्ट बात की जाए तो क्षारीय धातु मुलायम होते हैं, इनमें कम गलनांक होता है और इन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। सिल्वर एवं गोल्ड अत्यधिक जो है ताप पर ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता। यानी सिल्वर और गोल्ड दोनों ऐसे धातु हैं जो है आपके ऑक्सीजन से कभी अभिक्रिया नहीं करते। और इसके अलावा आपके सोडियम और पोटेशियम ठंडे जल के साथ तेज़ी से अभिक्रिया करता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, सोडियम और पोटेशियम दोनों जो है ठंडे जल के साथ तेज़ी से अभिक्रिया करता है। मैग्नीशियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता, बल्कि गर्म जल के साथ या भाप के साथ जो है धातु ऑक्साइड ये बनाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि मैग्नीशियम जो है
ठंडे जल के साथ कभी अभिक्रिया नहीं करेगा, लेकिन जब इसको गर्म जल के साथ या भाप के साथ रखा जाएगा तब ये अभिक्रिया करके जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी धातु का ऑक्साइड बनाता है। चलिए आगे देखा जाए तो नेक्स्ट है सबसे कम क्रियाशीलता वाला जो धातु है ये स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे आपका कह सकते हैं कि ये सिल्वर है, इसके अलावा गोल्ड है, और आपका जो है ये जो दिया गया है कॉपर, ठीक ना। तो इन चीज़ों को याद रखना, कॉपर हो गया, इसके अलावा आपका प्लेटिनियम है, ये सारे जो है क्या है, ये सबसे कम अभिक्रियाशील वाले धातु हैं और स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। जबकि बात की जाए कॉपर और जो आपका अर्गन है, कॉपर और अर्गन, तो ये दोनों जो है, अर्गन नहीं मतलब कि सिल्वर है, कॉपर और सिल्वर अपने सल्फाइड और ऑक्साइड के रूप में भी संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि अधिक क्रियाशीलता वाले धातु स्वतंत्र रूप में नहीं पाए जाते हैं, यानी जो ज़्यादा रिएक्टेंट होते हैं वे स्वतंत्र रूप से नहीं पाए जाते हैं, इसलिए विद्युत अपटन विधि द्वारा इन्हें प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है जिंक, इसके अलावा आपके आयरन और जो आपका एपीवी है, यानी तो ये सभी जो है ये क्या करते हैं, तो ये भूपर्पटी में ऑक्साइड और सल्फाइड के कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए आगे कहा जा रहा है, नेक्स्ट देखा जाए तो स्टेनलेस स्टील यानी आपका आयरन, निकेल, क्रोमियम और कोबाल्ट जो है ये आपका मिलकर बना हुआ होता है, और भूपर्पटी में खनिज के रूप में जो है ये 0.02% ये कार्बन होते हैं, जबकि वायुमंडल में ये आपके जो देखिए कार्बन है कि, ठीक है, और यहाँ पे वायुमंडल में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। चलिए आगे बात की जाए तो और आगे ये ध्यान रखना है कि कार्बनिक यौगिक आयन नहीं बनाता है, जो कार्बन है यह यौगिक आयन नहीं बनाता है, इसलिए यह विद्युत का कुचालक होता है। इतनी बात ध्यान रखना, कार्बन कभी भी यौगिक का जो है आयन नहीं बनाता है, इसलिए विद्युत का कुचालक होता है। और बायोगैस जिसे सीएनजी कहा जाता है, ये रसोई ईंधन का मुख्य घटक मीथेन है, यानी बायोगैस में यानी सीएनजी में जो मुख्य घटक है ये मीथेन है, और ये महत्वपूर्ण है, टीआरई का क्वेश्चन बन चुका है। देखिए अपरूप का रासायनिक गुण समान तथा भौतिक गुण भिन्न भिन्न होता है। कोई भी अपरूप ले लीजिए, उसका जो रासायनिक गुण होगा वो समान होगा और भौतिक गुण उसका भिन्न भिन्न होगा। नेक्स्ट है कार्बन में श्रृंखला बनाने की क्षमता होती है, कार्बन में श्रृंखला बनाने की क्षमता होती है, और सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ 7 से 8 परमाणु तक श्रृंखला बना सकता है, जो अधिक क्रियाशील होता है, ठीक है। और कार्बन के बीच बना जो बंधन है यह अधिक मजबूत होता है और स्थायी भी होता है। नेक्स्ट है यह गुण इसके छोटे आकार होने के कारण है, यानी कार्बन का जो बंधन बनता है ये अधिक मजबूत बनता है, स्थायी बनता है, और ऐसा होने का कारण है इसका छोटा आकार। नेक्स्ट जैव शक्ति, जिसमें यौगिक केवल जीव से ही प्राप्त होता है, ये बर्जलिस ने दिया था, और वुहलर ने जैव शक्ति का खंडन अमोनियम साइनाइड से यूरिया बनाकर किया था। नेक्स्ट बात की जाए तो कार्बन परमाणु का वलय संरचना साइक्लोटोन कहलाता है। क्या कहलाता है? साइक्लोटोन कहलाता है। और नेक्स्ट है समाज श्रेणी के बीच आपका CH2 का अंतर होता है। समजात श्रेणी के बीच किसका अंतर होता है? CH2 का अंतर होता है। और आणविक द्रव्यमान बढ़ने से गलनांक या क्वथनांक में भी वृद्धि होती है, यानी जब पदार्थों के बीच आणविक द्रव्यमान बढ़ता है तब गलनांक और क्वथनांक में भी क्या होती है? वृद्धि होती है। नेक्स्ट है संतृप्त हाइड्रोकार्बन नीली ज्वाला तथा असंतृप्त जो हाइड्रोकार्बन है ये पीली ज्वाला के साथ जलता है। प्लेडियम अथवा निकेल उत्प्रेरकों का उपयोग वनस्पति तेल से घी बनाने में किया जाता है, यानी ये जो प्लेडियम है अथवा निकेल है तो इनका जो उपयोग है वनस्पति तेल से घी बनाने का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है एथेनॉल जल में पूर्णतः विलय होता है, यानी ये पूरी तरह से घुल जाता है एथेनॉल। नेक्स्ट है अम्ल प्लस एल्कोहल जब साथ में आते हैं तब जाके एस्टर का निर्माण होता है। एस्टर इत्र गंध सूचक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, यानी इसको याद रखिएगा, एस्टर इत्र और गंध
ये सूचक के रूप में प्रयोग होते हैं, जबकि साबुन के अणु मिश्रित संरचना से तैयार होता है। साबुन के अणु किससे तैयार होता है? तो मिश्रित संरचना से तैयार होता है। जल में विलय एक सिरे को जलरागी तथा हाइड्रोकार्बन में विलय को जल विरागी कहते हैं। ठीक है, यानी जल में जो विलय है उसे जलरागी कहेंगे और जो हाइड्रोकार्बन में विलय होगा उसे जल विरागी कहेंगे। नेक्स्ट है अपमार्जक लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला को अमोनिया एवं सल्फोनेट लवण होता है। यानी ये जो अपमार्जक होते हैं ये लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला के अमोनियम एवं सल्फोनेट लवण होते हैं। और नेक्स्ट है सन 1817 में डेबेराइनर ने त्रिक नियम दिया था। किसने त्रिक नियम दिया था? तो डेबेराइनर ने त्रिक नियम दिया था 1817 में। और उन्होंने यानी डेबेराइनर ने जर्मनी के म्यून्सबर्ग में औषधि तथा स्ट्रेसबर्ग में रसायन शास्त्र का अध्ययन किया था। जेना विश्वविद्यालय में अध्यापक भी थे। सबसे पहले प्लेटिनियम उत्प्रेरक की खोज बर्जिलियस के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? बर्जिलियस के द्वारा सबसे पहले प्लेटिनियम उत्प्रेरक की खोज की गई थी। और लियोपिन का उपयोग सफ़ेद पेंट के रूप में किया जाता है। लियोपिन का उपयोग किस में किया जाता है? तो सफ़ेद पेंट में किया जाता है। और न्यूलैंड्स का अष्टक नियम सारणी ये 56 तत्व थोरियम तक ये था और यह नियम कैल्शियम तक ही लागू होता है। ठीक ना? चलिए आगे बात की जाए। नेक्स्ट है कोबाल्ट निकिल का गुण जो है आयरन के समान होते हुए भी आयरन से बहुत दूर रखा गया। ठीक है ना? यानी बर्जिलियस के बारे में कहा जा रहा है। और फिर कहा जा रहा है कि कोबाल्ट निकिल को हैलोजन के साथ रखा, भविष्य में अन्य तत्व न होने की संभावना भी व्यक्त किया। जबकि मेंडलीव की आवर्त सारणी 1869 में छपी तथा 1872 में जर्मनी में ये पत्रिका में ये छपी हुई थी। इस समय तक कुल 63 तत्व ज्ञात थे। यानी 1869 में जब मेंडलीव की आवर्त सारणी छपी थी तो उसमें कितने जो है तत्व ज्ञात थे? तो 63 तत्व ज्ञात थे। और इन्होंने परमाणु द्रव्यमान एवं उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणों के बीच संबंध स्थापित किया। और इन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर ध्यान केंद्रित किया। किसने? तो ये मेंडलीव ने। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए तो मेंडलीव ने ऊर्ध्वाधर स्तंभ ग्रुप क्षैतिज और आवर्ती रखा और उन्होंने ऑक्साइड को ऊपर रखा। मेंडलीव ने ऑक्साइड को कहाँ पे रखा? तो ऊपर रखा। और एक्का बोरॉन स्केडियम उन्होंने जिसमें आपका ये इसको रखा। इसके अलावा अक्रिय गैस के बाद बाईं ओर रखा। अक्रिय गैस को बाद में और कहाँ पे रखा? बाईं में रखा। आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा दी गई है? तो मोसलेक द्वारा दी गई है 1913 में। महत्वपूर्ण है। और ये जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसी को आज हम लोग पढ़ रहे हैं। यह परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है। यानी इसमें परमाणु संख्या को आधार बनाया गया था। आवर्त में हम लोग जो आवर्त सारणी है उसमें हम लोग लेफ्ट से राइट यानी बाएं से जब दाहिने जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या घटती है और नाभिकीय आवेश के बढ़ने से परमाणु इलेक्ट्रॉन को खींचता है, जिससे साइज क्या होती है? तो साइज घट जाती है। नेक्स्ट है कि समूह में नीचे जाने पर त्रिज्या बढ़ने से बाहरी इलेक्ट्रॉन नाभिकीय से दूर चला जाता है, जिसके कारण प्रभावी नाभिकीय आवेश घट जाता है तथा आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। ठीक है, कहा जा रहा है कि मेंडलीव ने नया तत्व खोजे जाने की भविष्यवाणी किया। उनको पता था कि भविष्य में नया तत्व खोजा जाएगा और वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। ठीक है, आगे देखिए अब यहाँ से बायो चूंकि शुरू हो रहा है तो कहा जा रहा है कि स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अकार्बनिक स्रोत से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में सरल पदार्थों से जटिल पदार्थ प्राप्त करते हैं। कौन? तो स्वपोषी। और नेक्स्ट कहा जा रहा है कि स्वपोषी के अलावा अन्य जीवों में जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ के रूप में उपयोग करते हैं। यानी जो स्वपोषी के अलावा अन्य जो जीव हैं ये जटिल पदार्थों को सरल पदार्थ के रूप में ये उपयोग करते हैं और जटिल से सरल पदार्थ में बदलने के लिए एंजाइम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? तो एंजाइम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है पादप तथा जंतु दोनों ऊर्जा प्राप्ति के लिए कार्बोहाइड्रेट का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? तो देखिए पादप हो गए और ये जंतु हो गए, दोनों जो है ये आपके
ऊर्जा की प्राप्ति के लिए कार्बोहाइड्रेट का उपयोग करते हैं। पौधे में भोजन जो है ये स्टार्च के रूप में यानी मंड या स्टार्च के रूप में जमा होता है, इकट्ठा होता है, जबकि जंतु में यह भोजन ग्लाइकोजन के रूप में उपस्थित होता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण किया जाता है। और आपको पता है कि क्लोरोफिल कहाँ पे पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का किस में अपचयन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है। तो देखिए कहा जा रहा है कि मरोविद पौधे यानी जो मरुस्थल में पौधे उगते हैं, तो मरोविद पौधे जो है रात में भी कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके ये मध्य उत्पाद बनाते हैं, जिसे वह पुनः दिन में अंतिम उत्पाद में बदल लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि पौधे में गैसों का जो विनिमय होता है यानी गैसों का जो आदान प्रदान होता है पत्तियों में पाए जाने वाले रंध्र के द्वारा होता है। KOH का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है एक कोश के जीवों में भोजन संपूर्ण शरीर द्वारा होता है। जो भी एक कोश के जीव हो गए जैसे कि अमीबा हो गया या अन्य जीव हो गए, तो जितने भी एक कोश के जीव होते हैं उनमें जो भोजन होता है यह संपूर्ण उनके शरीर के द्वारा होता है। नेक्स्ट है एक कोश के जीव में भोजन एक स्थान से दूसरे स्थान तक पक्षावीय गति के द्वारा ये किया जाता है। और आगे बात की जाए तो आहार नाल में भोजन क्रमाकुंचन गति के कारण आगे बढ़ता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम का पार्ट बन चुका है। नेक्स्ट है कि क्षुद्रांत या छोटी आंत में भोजन का संपूर्ण पाचन हो जाता है। भोजन का संपूर्ण पाचन कहाँ पे होता है, तो क्षुद्रांत या छोटी आंत में होता है। पित्त रस की प्रकृति जो है NaOH के कारण क्षारीय हो जाती है और पित्त रस का निर्माण कहाँ पे होता है और इसका जो है संग्रहण यानी इकट्ठा ये कहाँ होता है, दोनों को आपको कमेंट में बताना है कि पित्त रस का निर्माण कहाँ पे होगा और ये इकट्ठा कहाँ पे होगा। चलिए नेक्स्ट है एक 6 कार्बन वाले ग्लूकोज के अणु का 3 कार्बन वाले अणु पायरुवेट में विखंडन होता है। यह प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में होता है। कहाँ पे होता है, तो ये जो 6 कार्बन वाले ग्लूकोज के अणु के 3 कार्बन वाले अणु पायरुवेट में विखंडन हुआ, यह प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में होता है। नेक्स्ट बात की जाए तो ATP को ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। ATP को क्या कहते हैं, तो ATP को ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। और एक ATP के शोषण से आपको 30.5 किलोजूल मोल के ऊर्जा के बराबर ये प्राप्ति होती है। नेक्स्ट बात की जाए तो पौधे में जल खनिज प्रासरण विधि द्वारा और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो विनिमय होता है ये विसरण विधि के द्वारा होता है और मैंने आपको पहले इसको समझा चुका है पिछले क्लास में। नेक्स्ट है कि जलीय जीव का शोषण दर स्थलीय जीव से अधिक होने के कारण जल में वायु की तुलना में कम मात्रा में ऑक्सीजन का होना है। यानी कहने का मतलब ये है कि देखिए जो जलीय जीव होते हैं ये स्थलीय जीव से अधिक शोषण करते हैं। कारण है क्या कि जल में जो वायु है तो जल में वायु की तुलना में कम मात्रा में ऑक्सीजन का होना है, जिसके चलते क्या होता है ये ज़्यादा शोषण करते हैं। नेक्स्ट है कि किरचॉफ के नियम से मोटर में धारा का प्रवाह समझा जाता है तथा उत्पन्न किया जाता है फैराडे के नियम से। नेक्स्ट है प्लाज्मा भोजन कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजनी उपस्थिति का वहन करता है और लास्का जो है ये पचित वसा का वहन करता है। लास्का किसका वहन करेगा, तो पचित वसा का। नेक्स्ट है हृदय एक पेशीय अंग है। हृदय कैसा अंग है, तो एक पेशीय अंग है और जो हमारी मुट्ठी के आकार का होता है। नेक्स्ट है एक सामान्य मनुष्य का रक्त दाब का प्रकुंचन 120 mm तथा अनुशीतलन का दाब जो है ये 80 mm होता है। 120 mm जो होता है इसे हम लोग सिस्टोलिस कहते हैं, जबकि जो आपका 80 mm होता है इसे डिस्टोलिस कहा जाता है। और यही हमारा 120/80 जो है ये हमारी सामान्य रक्तचाप होता है। नेक्स्ट बात की जाए तो नेक्स्ट है कि मछली में एकल रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, जबकि अन्य कशुरेखी में दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कि प्लेटलेट्स शरीर से बाहर रक्त थक्का जमाने में या बनाने में सहायता करता है। इसलिए होता है क्या है कि जिसकी प्लेटलेट्स कम हुई है उनका जो है शरीर का जो रक्त है वह कटने पीटने में जल्दी थक्का नहीं जमता है, जबकि हमारे ब्लड में हिपेरिन पाया जाता है और हिपेरिन के चलते शरीर के अंदर जो है रक्त जमता नहीं है।
और हिपेरिन का निर्माण कहाँ पे होगा? तो हिपेरिन का निर्माण जो है यह यकृत में होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात की जाए तो लसिका रक्त प्लाज्मा के समान, परंतु इनमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होता है। किसमें? तो लसिका रक्त प्लाज्मा के समान तो होता है, लेकिन इसमें जो है अल्प मात्रा में प्रोटीन भी होता है तथा ये रंगहीन होते हैं। नेक्स्ट है लासिका तरल को बाह्य कोशिका अवकाश से पुनः रुधिर में लाया जाता है। और आगे देखा जाए तो पादप में अधिकांश कोशिका मृत होने के कारण इसमें कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब है कि जो पौधे होते हैं उसमें अधिकतर जो कोशिका होती हैं ये तो डेड हो जाती हैं, तो डेड होने के कारण उनकी जीवित कोशिका की संख्या काफ़ी कम होती है, जिससे उनको कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और फिर है वाष्पोत्सर्जन कर्षण जाइलम में जल की गति चूसक और प्रेरक बल द्वारा होता है। यानी जाइलम में जल की गति क्यों होता है? तो चूसक बल के कारण और प्रेरक बल के कारण होता है। ठीक है। और फिर देखा जाए तो फ्लोएम पादप में भोजन के अलावा अमीनो अम्ल का भी परिवहन करता है। आप एक चीज़ जानते हैं कि जाइलम जल और खनिज का परिवहन करता है और भोजन का परिवहन जो है फ्लोएम करता है। लेकिन फ्लोएम सिर्फ भोजन का परिवहन ही नहीं करता, बल्कि इसके साथ साथ अमीनो अम्ल का भी परिवहन करता है। नेक्स्ट है कि मानव उत्सर्जन तंत्र में एक जुड़ा वृक्क होता है, दो मूत्रवाहिनी होती है, एक मूत्राशय होता है और एक मूत्रमार्ग होता है। बीपीएससी में कभी भी क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में मूत्रमार्ग का सही रास्ता है, और ये आपको आगे पीछे करके दे सकता है। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट है कृत्रिम वृक्क, जो जिसे हम लोग अपूहन बोलते हैं। ठीक ना। तो कृत्रिम वृक्क या अपूहन में मूत्र का पुनः अवशोषण नहीं हो पाता है। आगे देखा जाए तो पौधे में अपशिष्ट का संग्रह पुराने जाइलम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तो पुराने जाइलम के द्वारा पौधे में अपशिष्ट का संग्रह होता है, और सूचना को एकल तंत्रिका कोशिका में द्रुमिका द्वारा किया जाता है। अब देखिए हमारे बॉडी में जो मैसेज जो रिसीव किया जाता है, तो हमारा जो तंत्रिका तंत्र होता है उसमें पाई जाती है डेंड्रॉन। तो डेंड्रॉन को हिंदी में द्रुमिका कहते हैं, और उसी डेंड्रॉन या द्रुमिका के माध्यम से बॉडी के जो मैसेज है उसे रिसीव किया जाता है या एकत्र किया जाता है। इसके अलावा डेंड्रॉन द्वारा ही यानी द्रुमिका द्वारा ही विद्युत आवेग उत्पन्न किए जाते हैं। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट है कि एक्सॉन, ये भी आपके जो है एक्सॉन की बात की जाए तो ये भी आपके तंत्रिका तंत्र के बीच में एक खाली सा जगह होता है। तो एक्सॉन के अंतिम छोर पर विद्युत आवेग रासायनिक आवेग में बदल जाते हैं। तंत्रिका कोशिका में खाली स्थान पर सिनेप्स होता है। क्या होता है? सिनेप्स होता है, जो आवेग को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में ये सहायता करते हैं। नेक्स्ट बात की जाए तो जंतु में प्रतिवर्ती चाप मेरुरज्जु द्वारा मस्तिष्क से तीव्र काम क्रियाकलाप एवं नियंत्रण करता है, जो मस्तिष्क के नियंत्रण से बाहर होता है। और आगे देखा जाए तो मेरुरज्जु रीढ़ की हड्डी के सुरक्षा को सुरक्षित रखता है। यानी ये जो हमारा मेरुरज्जु है, तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड जो है ये क्या करता है? रीढ़ की हड्डी, ठीक ना, तो रीढ़ की हड्डी और कसूर दंड को सुरक्षित रखता है। चलिए पादप सूचनाओं का संवहन वैद्युत रसायन का उपयोग द्वारा किया जाता है, और पादप कोशिका का आकार एवं दिशा जल द्वारा नियंत्रित होता है। अब देखिए पादप कोशिका का जो आकार है और इसका जो दिशा है यह किसके द्वारा नियंत्रित होगा? तो जल के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। रसायनोवर्तन एक उदाहरण पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना है। अब देखिए रसायनोवर्तन में क्या है? तो इसका जो पराग नलिका होती है ये बीजांड की ओर वृद्धि करता है। पादप वृद्धि हार्मोन जो है ऑक्सिन का संश्लेषण प्रोह और अग्रभाग में होता है। यह कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि में सहायक होता है। कौन? ऑक्सिन। ठीक ना। तो पादप हार्मोन कौन होता है? ऑक्सिन होता है, इस बात को ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट है जिबरेलिन तना फल फूल इत्यादि में वृद्धि में सहायक होता है। कौन? जिबरेलिन। तो ये जो जिबरेलिन है इसको याद रखिएगा, जिबरेलिन के चलते ही पौधे की तना फल फूल इसकी वृद्धि होती है। और साइटोकाइनिन एक पौधा हार्मोन है, और साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में भी सहायता करता है। एब्सिस्क अम्ल वृद्धि संदर्भ रोकने तथा पत्ती फल को गिरने में ये मदद करता है, एब्सिस्क। नेक्स्ट है पौधे में आंतरिक वृद्धि के लिए ऑक्सिन तथा बाहरी वृद्धि के लिए जिबरेलिन जिम्मेदार होता है। अब देखिए
पौधे में अगर कोई आंतरिक वृद्धि हो रही है, उसके अंदर कोई वृद्धि हो रही है, तब वहाँ पे आपकी ऑक्सिन तो काम कर रहा है। लेकिन उसी पौधे में अगर बाहरी वृद्धि हो रही है तो वहाँ पे समझिए कि जिबरलिन काम कर रहा है, जिबरलिन, ठीक है ना। और एड्रेलिन, ये चूँकि मानव में पाया जाता है, तो एड्रेलिन हृदय का समन्वय और नियंत्रण का काम करता है। और इसी एड्रेलिन ग्रंथि को हम लोग लड़ो या उड़ो ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और एड्रेलिन आपके तुरंत एक्शन लेने के लिए प्रेरित करता है, जैसे कि आपके दिल की धड़कन तुरंत बढ़ा देगा। इसके अलावा आपके बॉडी पर नियंत्रण स्थापित करता है। जब आप चलेंगे, नाचेंगे, गाएंगे तो कैसे आपकी बॉडी बैलेंस रहेगी, तो यह काम एड्रेलिन का होता है। नेक्स्ट है थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। अगर आपके बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाती है तब थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा और आपको घेंगा रोग हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता पड़ती है और यह हार्मोन सभी प्रकार के उपापचय प्रक्रिया में मदद करता है। नेक्स्ट है कि नर में टेस्टोस्टेरोन और मादा में एस्ट्रोजन स्राव होता है। और ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये मेल हार्मोन है और एस्ट्रोजन ये मादा हार्मोन है। कोशिका के केंद्रक में डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचना निहित होती है। यानी जो कोशिका के द्रव में जो डीएनए होता है, उसी डीएनए में जो है जीन होती है, इस बात को ध्यान रखना, उसी को कहा जा रहा है। और नेक्स्ट है एक कोशिका जीवों में कोशिका विभाजन अथवा विखंडन द्वारा नए जीवों का उत्पत्ति होता है। अब है क्या कि एक कोश के जो जीव होते हैं, तो एक कोश के जीव में पहले कोशिका वृद्धि करती है और फिर वो 2 खंडों में बढ़ जाती है, जिसे द्विखंडन कहा जाता है या विखंडन कहा जाता है। और इसके माध्यम से ये जो है कोशिका विभाजन हो जाती है। नेक्स्ट है कालाजार के रोगाणु जैसे लिस्मानिया है और प्लेनेरिया में द्विखंडन होता है। यानी कालाजार के जो रोगाणु है लिस्मानिया और प्लेनेरिया, इन दोनों में द्विखंडन होता है, मतलब कि कोशिका बड़ी होती है फिर 2 भागों में टूट जाती हैं। नेक्स्ट मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम में जनन बहुखंडन विधि द्वारा होता है। यानी जो मलेरिया परजीवी है प्लाज्मोडियम, इसमें जनन ये क्या होता है, ये वृद्धि करती हैं और कई भागों में टूटती हैं। नेक्स्ट देखा जाए तो विशेष कार्य हेतु विशिष्ट कोशिकाएं संगठित होकर ऊतक का निर्माण करती हैं। यानी कोशिकाएं विकास करती हैं और फिर जाके ये ऊतक का निर्माण करती हैं। विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं विशिष्ट कार्य के लिए दक्ष होती है। देखिए हर एक कोशिका का अपना अलग अलग कार्य होता है और हर एक कोशिका अपने कार्य में क्या होती है, दक्ष होती है, यानी अच्छा से काम करती है। नेक्स्ट बात की जाए तो हाइड्रा, प्लेनेरिया तथा ईस्ट में पुनरुद्भवन द्वारा जनन होता है। यानी ये कहते हैं ये बर्डिंग करते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट है कि ईस्ट और हाइड्रा में मुकुलन भी होता है। ईस्ट और हाइड्रा में क्या होगा, ये मुकुलन भी होता है। ब्रायोफिल्म जिसे पत्थरचट्टा कहा जाता है, तो ब्रायोफिल्म की पत्तियों में यानी पत्थरचट्टा की पत्तियों में मार्जिन से कणिकाएं विकसित होकर नए पौधे का रूप लेता है। अब देखिए पत्थरचट्टा जो है, इसकी जो पत्ती होती है इसमें कुछ कणिकाएं पाई जाती हैं और यह पत्ती जब जमीन पर, मिट्टी पर पड़ता है तो नमी प्राप्त करके यह फिर एक नए पौधे का जन्म दे देता है। और नेक्स्ट देखा जाए तो ऊतक से नया पौधा बनने की या निर्माण होने की जो प्रक्रिया है इसे टिश्यू कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, टिश्यू कल्चर कहते हैं। राइजोपस बीजाणु समासंग द्वारा जनन करता है। कैसे जनन करेगा, तो बीजाणु द्वारा जनन करेगा। 2 भिन्न जीवों की युग्मक कोशिका लैंगिक जन्म में युग्मनज द्वारा युग्मनज बनता है और युग्मनज वृद्धि एवं परिवर्धन द्वारा नए जीवों में विकसित हो जाता है। आगे देखिए तो आगे कहा जा रहा है कि गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मनज कहते हैं। यानी जो गतिशील जनन कोशिका होती है उसे क्या कहेंगे, तो नर युग्मनज कहेंगे। और स्थिर तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडारण संचित हो रहता है उसे मादा युग्मनज कहते हैं। नेक्स्ट है सामान्य परागण पीले रंग का होता है। परागण जो है किस रंग का होता है, तो पीले रंग का होता है। और आधार पर उभरा फल भाग अंडाशय और मध्यवर्तिका भाग ऊपरी भाग को वर्तिकाग्र कहते हैं। मैंने जो पिछला क्लास कराया था वहाँ पे बताया था कि इस तरह की संरचना होती है और इस तरह की जो संरचना है, ठीक है, तो यहाँ बताया था कि ऊपर वाली जो भाग है ये वाला भाग इसको वर्तिकाग्र कहा जाता है, ये अंडाशय होता है और ये पूरा को वर्तिका कहा जाता है। ठीक है, चलिए यही बात ये कहा जा रहा है। नेक्स्ट है कि एक ही पुष्प का पुंकेसर तथा वर्तिकाग्र का निषेचर यह स्वपरागण कहलाता है। मतलब कि ये है कि एक ही पुष्प में अगर पुंकेसर भी है, वर्तिकाग्र भी है
वर्तिकाग्र कहाँ पे पाया जाएगा? तो स्त्रीकेसर में। तो एक ही पुष्प में अगर पुंकेसर वर्तिकाग्र दोनों पाए जा रहे हैं, इसका मतलब कि वहाँ पे जो निषेचन होगा उसे स्वनिषेचन या स्वपरागण कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? स्वपरागण। मतलब कि एक ही पौधे में जो है नर और मादा दोनों चीज़ें हैं और उससे वो अपने खुद का जो है ये परागण हो गया, तो स्वपरागण कहलाया। नेक्स्ट है बीजांड बीज में परिवर्तित होता है और अंडाशय फल में विकसित होता है। यानी जो भी बीजांड होगा उससे बीज बनेगा और जो अंडाशय होगा वो फल में ये कन्वर्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट है भ्रूण विकसित होकर नवभिद में रूपांतरण होता है। और ये जो भ्रूण विकसित होता है यह नए जो है पौधे का जन्म लेता है या नए जो है फल का निर्माण लेता है। और नेक्स्ट है कि नर जनन कोशिका अथवा शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ पे होगा? तो वृषण होगा। और ये भी ध्यान रखिएगा कि मानव में सबसे लंबी जो कोशिका है ये शुक्राणु होती है। नेक्स्ट बात की जाए तो प्रोस्टेट तथा शुक्राशय अपने स्राव शुक्रवाहिका में डालते हैं जो शुक्राणु को तरल स्नेहक तथा पोषण प्रदान करते हैं। अब है क्या कि प्रोस्टेट और शुक्राशय क्या करते हैं कि अपने ये शुक्राशय में जो है डालते हैं और इससे क्या होता है कि जो शुक्राणु होते हैं उन्हें एक तरल पदार्थ मिल जाता है जिससे उन्हें गमन करने में आसानी होती है। और नेक्स्ट है कि शुक्राणु की लंबी पूंछ इसे अंडाणु की ओर गति करने का जो है सहायता करते हैं। लड़की के जनन के समय उसमें हजारों अपरिपक्व अंडे होते हैं। यानी जब किसी बेबी गर्ल की जन्म हो रही होती है तो उस समय उसके अंदर हजारों अपरिपक्व जो है अंडे होते हैं। गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। नेक्स्ट बात की जाए तो भ्रूण का पोषण एवं अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन प्लेसेंटा के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होगा? तो भ्रूण का जो पोषण होगा एवं अपशिष्ट पदार्थ का जो उत्सर्जन होगा ये प्लेसेंटा के माध्यम से होता है। गर्भाशय के पेशियों में लयबद्ध संकुचन से शिशु का जन्म होता है। यानी जब जो है बेबी का या बेबी गर्ल का बेबी बॉय का जो भी हो तो एक बच्चे का जब जन्म होने वाला रहता है तो उस माँ को जो है क्या होता है जो गर्भाशय में एक लयबद्ध संकुचन होने लगता है, ठीक ना। और फिर क्या होता है उस बेबी का जन्म होता है। नेक्स्ट बात की जाए तो गोनेरिया सिफिलिस ये जीवाणु से और मम्स एड्स और वायरस ये जो है यौन ये क्या होते हैं वायरस से होते हैं। और ये क्या है यौन संक्रमण रोग है। कैसा रोग है? तो यौन संक्रमण। इसको ध्यान रखिएगा। गोनेरिया सिफिलिस ये जीवाणु से होते हैं, मम्स और एड्स ये वायरस से होते हैं और ये चारों जो रोग हैं यह यौन संक्रमण से होता है। नेक्स्ट बात की जाए तो लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत मेंडल ने दिया था। यानी किसने? जॉर्ज मेंडल ने जो है इसकी सिद्धांत को दिया था। और जॉर्ज मेंडल प्रारंभिक शिक्षा गिरजाघर तथा उसके बाद की जो है वियना विश्वविद्यालय में इन्होंने अपनी शिक्षा को ग्रहण किया था। अब जो ग्रेगर जॉर्ज मंडल हैं इन्होंने F1 पीढ़ी में जब पौधे को जो है क्रॉस ब्रीडिंग कराया तो गोल झड़ीदार बीज पाए और लंबे बौने पौधे सफ़ेद बैगनी फूल का चयन किया और F1 का सभी जो पौधा निकला वो लंबा निकला। कहने का मतलब है कि F1 में जो पौधे अक्सर निकले वो लंबे निकले, लेकिन जब F2 में फिनोटाइप जिसका रेशियो 3:1 था और जीनोटाइप का 1:2:1 था। और इसके अलावा डीएनए का वह भाग जिसमें प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होता है उसे जीन कहते हैं। डीएनए में ही जीन पाया जाता है और जीन ही वो हमारा डाटा बैंक है जो हमें बताता है कि हम किसके पुत्र हैं। हमारे पिताजी की अगर आँख ऐसी है तो हमारी आँख कैसी हुई, तो सारी डाटा जीन के पास होता है। नेक्स्ट बात की जाए तो प्राकृतिक चयन विकासवाद से सिद्धांतवाद के अलावा डार्विन प्राकृतिक शास्त्री भी थे जिन्होंने उर्वरता बनाने में केंचुओं की भूमिका की खोज की थी। ठीक है, तो यहाँ पे डार्विन साहब ने क्या किया था? तो डार्विन ने चूँकि आप जानते हैं कि उन्हें जैव विकास का सिद्धांत दिया था, ठीक ना। और इसके अलावा उन्होंने उर्वरता बनाने में केंचुओं की भूमिका की भी खोज की थी कि किस तरह से केंचुआ जो है उर्वरकता को बनाता है। नेक्स्ट है सरल से जटिल जीवन के स्वरूप का विकास डार्विन ने दिया था। और नेक्स्ट बात की है तो जीवन की उत्पत्ति अकार्बनिक अणुओं से हुआ है, इसने हॉलैंड ने कहा था। हॉलैंड ने कहा था कि जो जीवन है इसकी उत्पत्ति वास्तव में अकार्बनिक अणुओं से हुआ है और प्लेनेरिया में अति सरल आँख होती है जो वास्तव में उसका नेत्र बिंदु है। ये भी आपको याद रखना है।
नेक्स्ट है कि पक्षी की उत्पत्ति सरीसृप से हुआ है। जो पक्षी हैं ये कैसे हुए, तो इनकी उत्पत्ति सरीसृप से हुई है और मानव जाति का उद्भव ये अफ्रीका में हुआ है। नेक्स्ट है कि अपारदर्शी वस्तु का तीक्ष्ण छाया बनता है। जो भी अपारदर्शी वस्तु होती हैं, अपारदर्शी वस्तु मतलब ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार प्रकाश नहीं जा सकता है, अपारदर्शी वस्तु होती है, तो इनकी छाया जो है तीक्ष्ण बनती है और प्रकाश सरल रेखीय अनुसरण करता है, यानी प्रकाश जो है सरल रेखा में गमन करता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी होगा, सीधा होगा, ठीक ना, सीधा होगा तो इसको क्या बोलेंगे, तो ये जो है सीधा होगा, काल्पनिक होगा, उसी को आभासी कहा जाता है। और समान आकार का, यानी जितनी हाइट रहेगी वस्तु की उतना ही उसका प्रतिबिंब बनेगा। और पार्श्व उल्टा होगा। पार्श्व उल्टा होने का मतलब कि आपके दाहिने साइड को बाएं साइड और बाएं साइड को दाहिने साइड दिखाएगा। नेक्स्ट है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्रक के दर्पण पर ध्रुव कहते हैं और गोलीय दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। आगे देखा जाए तो मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर लंब होता है और गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ दर्पण का द्वार कहलाता है। यानी जो गोलीय दर्पण होता है, तो गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है जिससे जो है रेज रिफ्लेक्ट होती हैं, तो ये जो है इसका द्वार कहलाता है। फोकस और वक्रता केंद्र दर्पण का भाग नहीं है। जो फोकस है यह वक्रता केंद्र का भाग नहीं है, क्योंकि यह जो है दर्पण से बाहर की स्थिति होती है। दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर गुजरने वाली प्रकाश परावर्तन के बाद फोकस से गुजरने वाली प्रकाश परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर गुजरता है। आप ऐसे समझिए कि जब दर्पण के मुख्य अक्ष से जो समांतर प्रकाश गुजरती है जिसका परावर्तन होता है, तो परावर्तन होने के बाद फोकस से गुजरने वाली प्रकाश परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष से समांतर गुजर जाती है। और नेक्स्ट है कि दर्पण में वक्रता केंद्र तथा लेंस में प्रकाशीय केंद्र गुजरने से गुजरने वाली प्रकाश की किरण का विचलन उसी दिशा में लौट जाता है। यानी दर्पण में वक्रता केंद्र, लेंस में प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण विचलन से फिर से उसी दिशा में लौट जाती हैं। और नेक्स्ट है सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए अवतल दर्पण और उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये महत्वपूर्ण है। यानी जो सौर भट्टियाँ होती हैं, तो यहाँ पे सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए अवतल दर्पण और उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाए तो ऋणात्मक आवर्धन वास्तविक प्रतिबिंब बनाते हैं, जबकि धनात्मक आवर्धन ये काल्पनिक जो है प्रतिबिंब बनाते हैं। गोलीय लेंस का केंद्र वक्रता केंद्र तथा लेंस का केंद्र प्रकाशीय केंद्र कहलाता है और लेंस में सभी माप प्रकाशीय केंद्र तथा दर्पण में सभी माप ध्रुव से लिया जाता है। नेक्स्ट है कि सभी प्रकार के परावर्तन पृष्ठ परावर्तन के नियम का पालन करते हैं। देखिए कोई भी परिवर्तन हो यह पृष्ठ के परिवर्तन के नियम का फॉलो करेगा ही करेगा। कैमरे की भांति रेटिना कार्य करता है। हमारा जो रेटिना है किसकी भांति कार्य करता है? कैमरे की भांति। इसके अलावा बात की जाए तो प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है जिसे कर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। तो क्वेश्चन बनता है कि प्रकाश कहाँ से हमारे आंखों में प्रवेश करता है? तो कर्निया के माध्यम से या स्वच्छ मंडल से के माध्यम से। नेत्र गोलक का व्यास लगभग 2.3 cm होता है। प्रकाश किरण का अधिकांश परावर्तन कर्निया के बाहरी पृष्ठ से होता है। यानी प्रकाश किरण का अधिकांश जो अपवर्तन है ये कहाँ से होगा? तो कर्निया की जो बाहरी हिस्सा होता है वहाँ से हो जाता है आँखों में। और परितारिका जिसे आइरिस कहते हैं, तो परितारिका आँखों के केंद्र के लिए जिम्मेदार होता है। आपकी आँखें जो है भूरी है, नीली है, काली है, कैसी हैं, इसका डिसाइड ये जो है आइरिस करता है। नेक्स्ट बात की जाए तो परितारिका पुतली के आकार को नियंत्रित करता है कि आपकी पुतली को बढ़ाना है कि घटाना है, ये परितारिका डिसाइड करता है। इसके अलावा पुतली आने वाली प्रकाश की मात्रा को भी डिसाइड करती है। ठीक है, नेक्स्ट की बात की जाए तो रेटिना पर वस्तु का प्रकाश जो है रेटिना पर वस्तु का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है, तब जाके हम लोग उसको हमारा मस्तिष्क जो सीधा समझता है। कहने का मतलब है कि हमारे आँखों में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वह रेटिना पर उल्टा और वास्तविक बनता है और हमारा जो मस्तिष्क है उसे सीधा करके समझता है। नेक्स्ट है रेटिना प्रकाश को विद्युत सिग्नल में चेंज कर देता है। आगे देखिए, कुछ प्राणी अपना लिंग बदल सकते हैं जैसे घोंघा, क्योंकि उसमें लिंग निर्धारण अनुवांशिक नहीं होता है। नेक्स्ट है
प्राकृतिक चयन विकासवाद के सिद्धांत के अलावा डार्विन प्राकृतिक शास्त्री भी थे। उन्होंने उर्वरता बनाने में कीचुओं की खोज की थी। इसको तो हम लोग पढ़ लिए हैं। सरल से जटिल जीवन में सर्व का डार्विन दिया था, ये भी पढ़ लिए हैं। जीवन की उत्पत्ति जो कार्बनिक अणुओं से हुआ, ये भी इसको पढ़ लिया गया है। आगे देखा जाए तो पक्षी सरीसृप से हुआ, ये भी मेरे ख्याल से हो गया है, ठीक है। ये हो गया, ये डबल कॉपी हो चुकी है, ये भी मेरे ख्याल से ये भी हो गया है। चलिए नेक्स्ट देखा जाए तो दर्पण के वक्रता केंद्र लेंस से प्रकाश से गुजरने वाली, ये भी हो गया है, ठीक है। ये डबल जो है लेंस अभी प्रकाशीय केंद्र ध्रुव से लिया जाता है, ये भी हो गया। नेत्र का गोलक व्यास जो है 2.3 cm होता है। प्रकाश किरण का अधिकांश अपवर्तन करने के बाहरी पृष्ठ से होता है, प्रकृति का, ये भी हो गया है। और ये देखा जाए, हाँ ये अभी नहीं हुआ है। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि परितारिका की शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से खुल जाती है, यानी जब आइरिस हमारा शिथिल हो जाएगा तो पुतली क्या हो जाएगी, पुतली पूरी तरह से खुल जाती है। और जब पेशियाँ शिथिल होती हैं तो लेंस पतला हो जाता है तथा फोकस दूरी बढ़ जाती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। हम देखिए एक नेत्र से हम लोग केवल 150 डिग्री एंगल तक देख सकते हैं, और जब दोनों नेत्र खोल के हम लोग देखते हैं तब 180 डिग्री का कोण तक हम लोग देख सकते हैं। द्विफोक्सीय लेंस में उत्तर ऊपर जो है अवतल और नीचे जो है ये आपका उत्तल लेंस लगा होता है। कहने का मतलब किसी व्यक्ति में क्या होता है कि आपका नज़दीकी और दूरी दोनों खराब हो जाती है। तो जब किसी व्यक्ति की नज़दीकी और दूरी दोनों खराब हो जाती है तो उस व्यक्ति के चश्मे में अवतल और उत्तल दोनों लेंस लगता है। तो उस चश्मे के ऊपरी भाग में अवतल लेंस लगता है और निचले भाग में उत्तल लेंस लगता है। उत्तल लेंस को पठा लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस को कौन सा लेंस बोलते हैं, पठा लेंस बोलते हैं। नेक्स्ट है कि अपरिवर्तित किरण को ही निर्गत किरण कहते हैं। अपरिवर्तित किरण को क्या कहेंगे, निर्गत किरण बोलेंगे। निर्गत किरण तथा आपतित किरण के बीच के कोण को विचलन कोण कहते हैं। क्या कहेंगे, तो निर्गत किरण तथा आपतित किरण के बीच के कोण को विचलन कोण कहेंगे। और इंद्रधनुष में सूर्य के आपतित प्रकाश को वर्षा की बूंदें अपवर्तित तथा विक्षेपित करती हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जो इंद्रधनुष है ये कभी भी 12 बजे नहीं बनता है, बल्कि 12 बजे के या तो पहले बनेगा या तो बाद में बनेगा, और हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनेगा। और इंद्रधनुष में प्रकाश के हर एक नियम काम करता है, अपवर्तन, परावर्तन, सब कुछ, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन भी। नेक्स्ट है कि पुनः यह किरण आपतित होती है, अपवर्तित होती है तथा विक्षेपित करती है, इसे पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। आगे देखा जाए तो तारे प्रकाश वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं, और अपवर्तनांक में अंतर के कारण अपवर्तन होता है, तत्पश्चात इससे आंतरिक परिवर्तित होती है। देखिए अब कोई भी प्रकाश तारा हो गया तो तारा टिमटिमाते नहीं है, बल्कि वो हमें अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, ठीक है। और अपवर्तनांक में अंतर के कारण अपवर्तन होता है, तत्पश्चात इसे आंतरिक परिवर्तित करती है। नेक्स्ट देखा जाए तो तारे को पृथ्वी से बहुत दूर होने के कारण प्रकाश का बिंदु स्रोत माना जाता है। और आगे कहा जाए तो अन्य ग्रह पृथ्वी के नज़दीक होने के कारण प्रकाश का ये वास्तविक या विस्तृत स्रोत माने जाते हैं। आगे है कि समांगी मिश्रण टिंडल प्रभाव नहीं दिखाते हैं। कोई भी समांगी मिश्रण है तो वो टिंडल प्रभाव नहीं दिखाएगा, जैसे कि चीनी और पानी आपके समांगी मिश्रण है तो ये टिंडल प्रभाव नहीं दिखाएंगे। टिंडल प्रभाव का मतलब है कि जब उनके विलयन में एक कांच के गिलास में रखा जाए और प्रकाश उस गिलास के माध्यम से मारा जाए, यानी टॉर्च के माध्यम से, तो उस जल से होते हुए प्रकाश जाते हुए नहीं दिखाई देगा, उसका रास्ता नहीं दिखाई देगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि कणों के साइज अधिक होने पर प्रकीर्णित प्रकाश श्वेत प्रकाश में ये प्रतीत होता है। और नेक्स्ट है कि लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य नीले प्रकाश की अपेक्षा 1.8 गुना अधिक होता है। आप ऐसे याद रखिएगा, लाल रंग का जो प्रकाश है तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है, नीले रंग का जो है प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। और आगे देखा जाए तो दोपहर के समय नीले तथा बैंगनी प्रकाश बहुत कम मात्रा में प्रकीर्णन के कारण श्वेत में प्रतीत हो जाता है। नेक्स्ट है कि स्विच सेल तथा बल्ब के बीच चालक बंध को जोड़ता है, यानी जो हमारा स्विच होता है यह बल्ब और जो हमारा करंट होता है उसके बीच में चालक का काम करता है। स्विच जो है परिपथ को बंद और चालू दोनों करता है।
नेक्स्ट है किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद परिपथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। यानी विद्युत धारा चाहे चालू है चाहे बंद हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, सतत तथा बंद परिपथ को विद्युत धारा का परिपथ कहेंगे। और विद्युत धारा धनात्मक आवेश का प्रवाह होता है जो इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में गमन करता है। आप ऐसे समझिए कि इलेक्ट्रॉन आपके जो है निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, जबकि विद्युत धारा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाता है, ठीक ना। और इलेक्ट्रॉन केवल तभी गति करता है जब चालक के अनुदिश विद्युत ताप या विभवांतर होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि विभव को स्थिर रखते हुए धारा को नियंत्रित करने वाली युक्ति को परिवर्तित प्रतिरोध कहते हैं और प्रतिवर्तित प्रतिरोध को धारा नियंत्रक भी कहते हैं। नेक्स्ट है कि मिश्र धातु प्रतिरोधकता उसके अवयव से अधिक होता है और इलेक्ट्रिक ओवन विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होता है। जो ओवन यूज किया जाता है यह ओवन जो है आपके विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। नेक्स्ट है प्रकाशीय यंत्र के रूप में टंगस्टन होता है और टंगस्टन का प्रतिरोध उच्च होता है, गलनांक भी उच्च होता है। इसके अलावा हीटिंग एलिमेंट की बात की जाए तो हीटिंग एलिमेंट के रूप में नाइक्रोम प्रयोग होता है और इसका गलनांक और प्रतिरोध दोनों हाई होता है। फ्यूज के रूप में सोल्डर का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना, और इसका जो गलनांक है और प्रतिरोध है ये भी हाई होता है। फ्यूज का जो चलकता होता है ये ऊँच होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। वाट शक्ति का एसआई मात्रक है, वाट जो है ये शक्ति का एसआई मात्रक है और हर्ट्ज पावर शक्ति का व्यवहारिक मात्रक है। आगे देखा है तो किलोवाट आवर जो है ये आपका शक्ति का बहुत बड़ा मात्रक है और किलोवाट में ही हमारे जो है घर की बिजली 1 यूनिट में जनरेट होती है, ठीक ना। और 1 यूनिट बराबर ये होता है 36 × 10 जूल होता है। नेक्स्ट है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव की खोज H.C. ऑस्टेड ने किया था। किसने किया था? तो विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है इसकी खोज H.C. ऑस्टेड ने किया था और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मापक जो है मात्रक इसने ऑस्टेड ने ही रखा गया। नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। क्या है? चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है क्योंकि इसमें डायरेक्शन पाया जाता है और चुंबकीय क्षेत्र रेखा चुंबक की बाहर एक बंद वक्र तथा अंदर समांतर होता है। आप ऐसे समझिए कि चुंबकीय जो क्षेत्र होता है तो चुंबकीय क्षेत्र में बाहर की तरफ ये वक्र होता है, इस तरह से नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है, जबकि ये जो अंदर जो है समांतर होता है। अंतर क्या होता है? अंदर ये एक सीधी रेखा में गमन करता है, तो वही कहा जा रहा है। और चुंबकीय सुई चुंबक के विपरीत विक्षेपित होती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि दो क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते, यानी चुंबक के जो दो रेखाएं निकलती है वहाँ से तो ये कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, काटती नहीं है। दो क्षेत्र रेखा प्रतिच्छेद करने की दिशा में दोनों की दिशा चेंज हो जाएगा, जो संभव है ही नहीं। और विद्युत धारा के परिमाण में वृद्धि होने पर विक्षेप में भी वृद्धि हो जाती है। अब देखिए दक्षिण हस्त अंगूठा नियम यानी लेफ्ट हैंड थंब रूल मैक्सवेल के द्वारा दिया गया था और कॉक क्रूक स्क्रूक नियम से ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट है कि चुंबक की प्रबलता फेरों की संख्या कुंडली की गति में वृद्धि से उत्पन्न धारा में वृद्धि होती है। यानी चुंबक की जो प्रबलता है ये फेरों की संख्या, उस पर कितनी कुंडली की संख्या ज़्यादा लपटी जा रही है, जितनी ज़्यादा कुंडली लपटा जाएगा उतनी ज़्यादा उसकी जो है प्रबलता वो अधिक होगी। मानव शरीर के दो भागों में चुंबकीय क्षेत्र काम करता है, हृदय और मस्तिष्क। तो ध्यान रखिएगा कभी भी अपने हृदय और मस्तिष्क के आसपास आप जो है मोबाइल फ़ोन नहीं रखिएगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है आपके चुंबक क्षेत्र काम करते हैं, चुंबकीय प्रभाव काम करते हैं यहाँ पे। और कभी भी आपके जो है ये दोनों फ्रीक्वेंसी मैच की तो समझिए क्या होगा। नेक्स्ट है स्थिर एक समान विद्युत धारा प्रवाहित होने की दशा में गैल्वेनोमीटर का प्रक्षेपण विचलन शून्य हो जाता है। और फिर नेक्स्ट है कि वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी चालक के परिवर्तित क्षेत्र के कारण अन्य चालक में धारा प्रवाहित होती है विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है, ठीक ना। आगे बात की जाए तो जब विद्युतमय तार तथा उदासीन तार दोनों सीधे संपर्क में आते हैं तब अतिभ्रमण होता है और साइकिल चलाने में रासायनिक ऊर्जा पेशीय ऊर्जा में ये और फिर पेशीय ऊर्जा पुनः जो है यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ऊर्जा के स्रोत में कोयला का उपयोग औद्योगिक क्रांति का कारण है, यानी जब से कोयले की खोज हुई है तब से औद्योगिक क्रांति भी हुई है, ठीक है। और ये जो कोयला है ये आपका जो है परंपरागत स्रोत है और ये क्या है तो
अनवीकरणीय है। क्या है? अनवीकरणीय स्रोत है। नेक्स्ट बात की जाए तो जल विद्युत संयंत्रों में संचित स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। आगे देखा जाए तो जबकि यह प्रक्रिया जल की गतिज ऊर्जा के द्वारा होता है। जैव गैस, बायोगैस, गोबर गैस में मीथेन सर्वाधिक मात्रा में होता है। ये लगभग 70 से 75% तक होती है। और सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा शक्ति का उपयोग डेनमार्क में होता है। कहाँ पे? तो डेनमार्क में होता है। अतः इसे पवनों का देश कहा जाता है, डेनमार्क को। वायुमंडल की परत द्वारा प्रतिकांक क्षेत्र द्वारा अवशोषित और विकिरण की मात्रा सौर स्थिरांक कहलाता है। नेक्स्ट है कि समुद्र अथवा महासागरों के जल स्तर या परत में ताप के अंतर के कारण जो ऊष्मा या ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे महासागरीय ताप ऊर्जा कहते हैं। और प्रत्येक स्तर के बीच ताप में अंतर जो है 20 डिग्री सेल्सियस का होना आवश्यक है। नाभिकीय विज्ञान में ऊर्जा को प्रायः इलेक्ट्रॉन वोल्ट में व्यक्त किया जाता है। और फिर देखा जाए तो हाइड्रोजन को स्वच्छ ईंधन माना जाता है। और ये क्या है? पर्यावरण के हितैषी भी है हाइड्रोजन, और इसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। परंतु उपयोग में आने वाला स्वच्छ ईंधन CNG है। अब देखिए नेक्स्ट है कि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के लिए उच्च ताप की आवश्यकता होती है जो नाभिकीय विखंडन से प्राप्त होता है। और ये हमारा NCERT का जो ऑनलाइनर था पूरा कंप्लीट हुआ क्लास 10 तक। इसके बाद आप जो है अपना बिल्कुल बेहतर से तैयारी कीजिए, रिवीजन कीजिए। और जो है चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।